प्यारे बच्चों, आज हम प्योर साइंस में पुष्प की संरचना व परागण क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पहले इसमें पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प आप सभी ने देखा है। अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, लेकिन जो पुष्प के भाग होते हैं वो पुष्प के भाग कई पुष्पों में समान होते हैं और कुछ पौधों में अलग होते हैं। तो पहले अपन पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में जो परागण क्रिया होती है पुष्पों में वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान से समझना है। पहले अपन बात करें पुष्प की संरचना की। तो देखिए, पुष्प जो होता है, पुष्प, तो आपको ध्यान देना है कि पुष्प पादप में लैंगिक जनन का स्थान होते हैं। अर्थात जिन पादपों में पुष्प पाए जाते हैं उनमें सदैव जनन कैसा होगा, लैंगिक जनन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बताएंगे पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का स्थान होते हैं, यानी जहां पे लैंगिक जनन संपन्न होगा तो वो अंग कौन सा होगा, पुष्प। ध्यान दें इधर, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का स्थान होते हैं। अर्थात जिन पादपों में पुष्प पाए जाते हैं, जिन पादपों में पुष्प पाए जाते हैं उनमें सदैव कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा। अब आपको देखना है कि एक प्रारूपी पुष्प, प्रारूप का मतलब है कोई सा भी अपन पुष्प ले, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना में चार भाग मुख्य होते हैं। कितने भाग मुख्य होते हैं, चार भाग। यानी एक प्रारूपी पुष्प की संरचना में आप देखेंगे तो आपको चार भाग दिखाई देंगे। किसी पुष्प में दो भाग भी होते हैं, किसी में तीन भी होते हैं और किसी में पांच भी होते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी ज्यादातर पुष्पों में, अपन आवर्तबीजी पादपों की बात करें तो उनमें चार भाग आपको दिखाई देते हैं। अब वो भाग कौन कौन से, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में मैं आपको पुष्प का डायग्राम बना के बताऊंगा कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे इनमें परागण क्रिया होती है। तो देखिए, जो पुष्प का सबसे बाहर वाला, कौन सा, पुष्प का सबसे बाहर वाला, देखिए इधर सबसे बाहर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं अपन बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं इसको, बाह्य दलपुंज, सबसे बाहर वाला। जैसे आप पुष्प देखते हो तो पुष्प में आप जो पत्तियां देखते हो उन पत्तियों के नीचे आपको हरे रंग के बाह्य दल दिखाई देंगे। कैसा होता है इनका रंग, हरा होता है। पत्तियों के नीचे आप देखेंगे तो आपको हरे रंग के क्या दिखाई देंगे, बाह्य दलपुंज। तो ये पुष्प का सबसे बाह्य भाग होते हैं तथा प्राय हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है किस रंग के होते हैं, हरे रंग के। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट अंदर की ओर दूसरा जो भाग होता है पुष्प का वो होता है दलपुंज। कौन सा होता है, दलपुंज। दलपुंज मैंने आपको बताया जो पुष्प की पत्तियां होती है, आपने पत्तियां देखी है पुष्प में अलग अलग रंग की होती है, किसी में लाल होती है, किसी में पीली होती है। ठीक है, तो अलग अलग रंग की यानी चमकीली होती है। ठीक है, ध्यान दें, पुष्प का जो सबसे सुंदर भाग है वो क्या होता है, दलपुंज। जो पत्तियां होती है वही पुष्प का क्या होता है, सबसे सुंदर भाग। तो बाह्य दलपुंज के बाद में यानी इसके अंदर कौन सा भाग पाया जाता है, पुष्प का दलपुंज। तो आपको बताना है ये बाह्य दल के बाद स्थित होते हैं। बाहर का मतलब अपन बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो पहली रचना क्या होगी, सबसे बाहर की ओर बाह्य दल, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, दलपुंज। ये प्राय लाल, नारंगी, पीले आदि रंग के होते हैं, आदि रंग के होते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी कीट वगैरह है तो पुष्प की ओर जो आकर्षित होता है वो किसके कारण होता है, दलपुंज के कारण। ये पुष्प का सबसे सुंदर भाग, कैसा भाग, सबसे सुंदर भाग कौन सा होता है, दलपुंज। तो पुष्प का सबसे सुंदर भाग होते हैं जो कीटों को, किनको, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी पुष्प जो सुंदर दिखाई देता है वो किसके कारण देता है, दलपुंज के कारण। और इसकी सुंदरता के कारण ही कोई भी कीट जो है उस पर आकर्षित होता है जहां पे परागण क्रिया वो करता है। ठीक है, अब ध्यान दें, तो कीटों को परागण के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। पुष्प जो होता है आपको पता ही है सबसे सुंदर भाग होता है, पादप में मनमोहक होता है। ठीक है, तो पुष्प के दो भाग आपने देखे, पहला भाग है बाह्य दलपुंज और दूसरा है दलपुंज। ये दोनों जो भाग है ये कहलाते हैं पुष्प के सहायक अंग। सहायक अंग क्या कहलाते हैं, ये पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से हो गए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। पुष्प के 4 भाग होते हैं, उनमें से 2 भाग आपने पढ़ लिए, पहला बाह्य दलपुंज और दूसरा दलपुंज। ठीक है, दोनों ही कैसे अंग हैं, सहायक अंग है। कैसे है, सहायक अंग है। अब इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है पुमंग। क्या होता है, पुमंग। ध्यान दे इधर, पुमंग जो है इसको आपको ध्यान रखना है। पुमंग जो होता है नर जननांग। पुमंग क्या होता है, नर जननांग होता है। पुष्प का जो नर भाग होता है, नर जननांग, वो क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग। चौथा जो भाग होता है वो होता है जायांग। क्या होता है, जायांग, जिसको अपन कहेंगे मादा जननांग। यानी पुमंग और जायांग जो है ये क्या है, जनन अंग है। क्या है, जनन अंग। अब ध्यान देना है, आपसे पूछ ले पुष्प का नर जननांग क्या होता है, पुमंग। पुष्प का मादा जननांग क्या होता है, तो आप बताएंगे जायांग। अब ध्यान दो, जिस पुष्प में पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग दोनों स्थित हो, एक पुष्प में अगर पुमंग और जायांग दोनों स्थित हो तो वो पुष्प क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। क्या कहलाएगा, वो पुष्प द्विलिंगी कहलाएगा, जिसमें पुमंग भी उपस्थित हो और जायांग भी उपस्थित हो एक ही पुष्प में, तो वो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी। अगर इन दोनों में से मान लो किसी पुष्प में पुमंगी हो और किसी में जायांगी हो, यानी इनमें से कोई भी एक भाग हो तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी। वो पुष्प क्या कहलाएगा, एक लिंगी। समझ में आ गया आपको। तो
जब पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। और जब पुमंग और जायांग में से केवल एक ही भाग उपस्थित हो तो वो पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी। ठीक है, जैसे अपन बात करें द्विलिंगी, सरसों द्विलिंगी होता है, मटर द्विलिंगी होता है। जैसे एक लिंगी की बात करें, पपीता क्या होता है? पपीता एक लिंगी है, क्योंकि इनमें नर और मादा में से एक ही भाग पाया जाता है। किसी पुष्प में नर होता है, किसी में क्या होता है? जायांग होता है। ठीक है, अब ध्यान आपको देना है। अब पुमंग मैंने बताया नर जननांग और जायांग क्या होता है? मादा जननांग। ठीक है, इस पुमंग की इकाई जो होती है, पुमंग की इकाई, उसको अपन कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? जायांग की इकाई को क्या बोलेंगे? स्त्रीकेसर। ये आपको ध्यान देना है। पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर, और जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। अब ध्यान दें, इस पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं और स्त्रीकेसर के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये आपको ध्यान देना है। पुमंग जो होता है कैसा होता है? पुष्प का नर जननांग, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जायांग जो है क्या है? मादा जननांग, इसकी इकाई को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ठीक है, अब ध्यान दिए, वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहले अपन पुंकेसर की बात करें। किसकी? पुंकेसर की। पुंकेसर बोल दो या पुमंग बोल दो, एक ही बात है। पुंकेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ध्यान दे इधर। पुंकेसर का जो पहला भाग होता है सबसे ऊपर वाला, वो होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश, जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण, जिनके द्वारा परागण होता है। तो पुंकेसर का पहला भाग कौन सा होता है? परागकोश, सबसे ऊपर वाला होता है, टोपीनुमा। दूसरा भाग ध्यान से देखना आपको, दूसरा जो भाग होता है वो होता है पूतंतु। कौन सा होता है? पूतंतु। और तीसरा भाग होता है योजी उत्तक। कौन सा उत्तक होता है? योजी उत्तक। ये किसके भाग है? 3। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। परागकोश सबसे ऊपर वाला, पूतंतु बीच वाला, और योजी उत्तक क्या करता है कि परागकोश इस प्रकार का होता है, इसमें 2 पालियां होती है। मालवेसी कुल को छोड़कर आवर्तबीजी पादपों के जितने भी कुल है, जैसे क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, उनके परागकोश में कितनी पालियां पाई जाती है? 2 पालियां। इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम कौन करता है? योजी उत्तक करता है। कौन करता है? योजी उत्तक। और इस परागकोश में ही अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण। ठीक है, अब ध्यान दे इधर। अब अपन बात करें स्त्री केसर की। स्त्री केसर, या जिसको अपन जायांग भी कहते हैं। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है वो होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है पहला भाग? वर्तिकाग्र। दूसरा जो भाग होता है वो होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र। और दूसरा भाग क्या होता है? वर्तिका। और तीसरा जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अंडाशय। सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ, सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, अब परागण कैसे होता है कि ये परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ आ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? परागण। क्या कहते हैं? परागण क्रिया। ठीक है, परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? परागकणों से। किससे होती है? परागकणों से। अब मैं इसका आपको पुष्प का डायग्राम बना के इसके भाग बता रहा हूं, तो वो भाग आप ध्यान से देखें, उसके बाद में आपको परागण क्रिया के बारे में बताया जाएगा। तो पुष्प की संरचना के जो भी भाग है, देखिए इधर
इस प्रकार आपको पुष्प की संरचना का ध्यान रखना है। देखिए ये पुष्प की संरचना होती है। अब देखिए सबसे पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग है सबसे बाहर वाला, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक है। सबसे बाहर वाले ये क्या होते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल के बाद में दूसरा दल क्या आता है, दलपुंज। ये दूसरा भाग क्या हो गया, पुष्प का दलपुंज, ठीक है। बाह्य दल को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैलिक्स और कैलिक्स, और इसको अपन बोलते हैं सी, कोरोला। क्या बोलते हैं दलपुंज को, कोरोला, इसको बोलते हैं कैलिक्स। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से। दलपुंज हो गया, तो ये तो हो गए पुष्प के सहायक अंग। क्या हो गए, पुष्प के सहायक अंग। ये जो पूरी रचना दिख रही है ये वाली, तो ये हो गया पुमंग। क्या हो गया, पुमंग। और ये वाला भाग पूरा क्या हो गया, जायांग। अब जैसे मैंने पुमंग के 3 भाग बताए थे, सबसे ऊपर वाला भाग मैंने बताया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। क्या बोलते हैं इसको, परागकोश, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण। ये वाला यहां से लेके यहां वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या कहलाता है, पूतंतु। क्या कहलाता है, पूतंतु, पूतंतु। और तीसरा जो भाग मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़ने वाला ये बीच में जो उत्तक होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, योजी उत्तक। तो इस पुमंग, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, पुमंग। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, पुमंग। पुमंग, पुमंग के 3 भाग होते हैं, पहला परागकोश, दूसरा योजी उत्तक और तीसरा पूतंतु। ये तीनों किसके भाग है, पुमंग के भाग है। ध्यान दे इधर, पुमंग को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये वाला जो भाग है पूरा, ये क्या है, जायांग है। क्या है, जायांग, यानी ये नर का भाग है और ये किसका है, मादा जननांग। ये नर जननांग और ये मादा जननांग। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया था, जो टोपीनुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, जो टोपीनुमा रचना है ये क्या कहलाती है,
वर्तिकाग्र। क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। ये वाली जो पूरी रचना आपको दिख रही है नीचे वाली, ये क्या कहलाएगी? वर्तिका। क्या कहलाएगी? वर्तिका। वर्तिका। और ये वाला जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। अंडाशय। तो इसके भी कितने भाग हो गए? 3 भाग। इन तीनों भागों को क्या कहते हैं अपन? सम्मिलित रूप से जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। यानी जायांग के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिका, इसके नीचे वाला भाग वर्तिकाग्र, और नीचे वाला भाग वर्तिका, और ये क्या कहलाएगा? अंडाशय। ठीक है। तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? जायांग, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। ये आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवेरी। अंडाशय को क्या बोलते हैं? ओवेरी। ठीक है। इसी प्रकार से परागकोश को क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। पूतंतु को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। ठीक है। योजित को क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 भाग हो गए। ठीक है। बाह्य दल को के से प्रदर्शित करेंगे, दलपुंज को सी से, पुमंग को किससे करेंगे? ए से, और जायांग को किससे करेंगे? जी से। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपको एक नीचे संरचना दिख रही आपको जो नीचे संरचना दिख रही है इसको अपन बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। यानी पुष्प का आसन, पुष्प जिस पे टिका हुआ है वो क्या कहलाएगा? पुष्पासन, जिसको अपन इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। जैसे अलग अलग फलों में अपन अलग अलग भाग खाते हैं। जैसे एप्पल है, सेब, उसमें अपन कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो ये पुष्प की संरचना आपको याद रखना है। अब परागण क्रिया क्या होती है कि यहाँ से परागकण निकल कर कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पे जैसे ही परागकण पहुँचते हैं तो परागकणों का हो जाता है अंकुरण। क्या हो जाता है? अंकुरण। अंकुरण का मतलब है कि जो परागकण है वो फूल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वर्तिकाग्र पर कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण परागकण क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है। अब फूलने के बाद में यहाँ पे एक नलिका बनती है वर्तिका से लेकर अंडाशय तक। कहाँ तक? वर्तिका से लेकर अंडाशय तक इस प्रकार की सक्रिय नलिका बनती है जिसको अपन कहते हैं पराग नलिका। क्या कहते हैं? पराग नलिका। तो ये जो परागकण है वो अंडाशय तक किसके द्वारा जाएगा? पराग नलिका के द्वारा जाएगा, और जाके ये जो अंड है, क्या है? अंड या अंडक, इससे क्या हो जाएगा? संयोजित हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, जिसको अपन कहेंगे निषेचन। क्या कहेंगे? निषेचन। वैसे आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, वो आपको आगे बताएंगे जब निषेचन अपन पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में किस प्रकार से परागकण यहाँ जाता है। इसके बाद में इसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं। पहला नरयुग्मक जाके अंड से मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आगे जब आप पढ़ाएंगे निषेचन के बारे में तब आपको पूरी डिटेल देंगे। फिलहाल आपको ये पुष्प की संरचना के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि पुष्प की संरचना में कितने भाग पाए जाते हैं। किसे अपन सहायक जननांग, ये दोनों क्या होते हैं? सहायक जननांग। कौन से होते हैं? सहायक। और मैंने बताया पुमंग और जायांग, ये दोनों कौन से होते हैं? जननांग। जिस पुष्प में दोनों उपस्थित होंगे पुमंग और जायांग वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। और जिसमें एक ही उपस्थित होगा उसको अपन क्या कहेंगे? एक लिंगी। अब ध्यान दें। अब अपन पढ़ते हैं परागण के बारे में। परागण क्या होता है? देखिए इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दें। परागण जिसको अपन कहते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। अब परागण क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है, आप सबको पता है कि परागकण जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश में। वहां से वो निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पे। तो सिंपल सी परिभाषा है कि परागकणों का
परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पे जाना। कहाँ पे जाना? वर्तिकाग्र पर जाना। या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाना, या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाना, या किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पे जाना। सब क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। तो आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या देंगे परागण की? पुष्प के पराग कणों का, कहां से निकलेंगे पराग कण? परागकोश। पुष्प के पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित या जाना, स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। ठीक है। तो पुष्प के जो परागकण है वो परागकोश से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? वर्तिकाग्र पे। मान लो ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पुष्प है, ठीक है, इसके परागकण इसी के परागकोश से निकले और इसी पे पहुंच गए तो क्रिया क्या होगी? परागण। ठीक है। दूसरे पुष्प पे पहुंच गए तो भी क्रिया क्या होगी? परागण। उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है उसके पुष्प पे पहुंच गए तो परागण। अब ये परागण अलग अलग प्रकार से होता है, तो आपको ध्यान देना है। परागण जो होता है, देखिए इधर, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझना इसको, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको अपन कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और दूसरा कौन सा होता है? परपरागण। तो पहले अपन बात करते हैं स्वपरागण की। किसकी? स्व का मतलब क्या हो गया? अपना। तो स्वपरागण किसको कहेंगे? ध्यान दें, पुष्प के पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाना या उसी पौधे में उपस्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाना क्या है? स्वपरागण है। क्या है? स्वपरागण। देखिए इधर आपको इतना याद रखना है, जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे में बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं, बहुत सारे क्या लगे हैं? पुष्प लगे हैं। ठीक है। अगर इस पुष्प के परागकण इसी परागकोश से निकलकर इसी पुष्प पे आ जाएं तो क्या है? स्वपरागण। अगर इस पुष्प के परागकण यहां से निकलेंगे परागकोश से दूसरे पुष्प पे आ जाए तो भी स्वपरागण है। आपको ध्यान रखना है, जब तक पौधा क्या हो? एक पौधा हो तो एक पौधे में अगर एक पुष्प में ही परागण हो रहा है तो भी स्वपरागण है। अगर इस पुष्प के परागकण यहां से निकलकर उसी पौधे में दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं तो भी क्या है? स्वपरागण। यह आपको ध्यान रखना है। और परपरागण में पौधे ही कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। पौधे कितने हो जाते हैं? 2 पौधे हो जाते हैं। लेकिन दोनों पौधे एक ही जाति की होनी चाहिए। जैसे गेहूं का हो तो गेहूं का होना चाहिए दूसरा भी, अगर सरसों का है तो उनमें परागण नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, समझ गए? तो जब अब परपरागण क्या हो गया कि पुष्प के परागकोश का, परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प पे जाना, वो क्या कहलाएगा? परपरागण। तो आपको इतना याद रखना है कि स्वपरागण कब तक स्वपरागण रहता है? जब तक कि वो पौधा एक हो और उसमें पुष्प बहुत सारे हों। तो यहाँ पे
इस पुष्प के परागकण यहाँ से निकलकर इसी पे जाएंगे तो भी स्वपरागण है, और यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगे तो भी स्वपरागण है, यहाँ से निकलकर यहाँ जाएंगे तो भी क्या है, स्वपरागण। लेकिन पर परागण में क्या होगा, पौधे ही कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे पौधे, 2 हो जाएंगे। लेकिन दोनों पौधे कैसे होंगे, एक ही जाति के होंगे। अब आपको स्वपरागण देखिए, स्वपरागण किसे कहते हैं, पुष्प के पराग कणों का कहां से निकलेंगे, परागकोश, परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी पादप में अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया चाहे पुष्प एक हो चाहे उसी पौधे में पुष्प दूसरा हो, तो वहां पे परागण हो रहा है तो वो स्वपरागण ही रहेगा, और परपरागण में पौधे कितने हो जाएंगे, 2। यानी आप इस प्रकार से समझते हैं। अब देखिए स्वपरागण जो हो रहा है वो 2 प्रकार से हो रहा है। ठीक है, पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, स्वयुग्मन का मतलब है अपना, यानी, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सजात पुष्पी परागण किसे कहते हैं। देखिए स्वयुग्मन में क्या बताएंगे आप, कि जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प में, यानी जब एक ही पुष्प में क्रिया हो रही है तो वो क्या हो गया, स्वयुग्मन। और अगर मैंने आपको बताया ना स्वपरागण में पौधा एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग हो सकते हैं। अब देखिए इधर स्वयुग्मन किसको बोलेंगे, कि जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे आए तो क्रिया क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन। क्या कहलाएगी, स्वयुग्मन। और यदि पुष्प के परागकण एक पुष्प से यानी परागकोश से निकलकर उसी पादप में दूसरे पुष्प पे चले गए तो क्रिया क्या हो जाएगी, सजात पुष्पी। आ गया समझ में, सजात पुष्पी। जब क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है तो वो क्या हो गया, स्व। स्व का मतलब अपना, स्वयुग्मन। ठीक है, और अगर उसी पौधे में इस पुष्प के परागकण इसके परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प पे जा रहे हैं तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, सजात पुष्पी। यानी ये 2 प्रकार से होता है स्वपरागण। तो मैंने आपको बता दिया, जब तक पौधा एक रहेगा तब तक क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। तो देखिए इधर, तो स्वयुग्मन किसको बोलेंगे, पुष्प के पराग कणों का पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वयुग्मन। यानी एक ही पुष्प होगा, पौधे में अलग अलग पुष्प हैं, तो इस पुष्प के परागकण निकलकर इसी पुष्प पे आएंगे तो क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन। अब देखिए सजात पुष्पी, इसमें आप बताएंगे पुष्प के, तो आप सिंपल ऐसा बता सकते हैं, एक ही पादप के पुष्पों के बीच, एक ही पादप के, अलग अलग कर लो उसको, एक ही पादप के अलग अलग पुष्पों में होने वाला परागण
सजात पुष्पी परागण कहलाता है। सजात पुष्पी परागण कहलाता है। समझ गए? यहाँ पे पौधा एक ही होगा लेकिन पुष्प अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुष्प अलग, यानी इसके परागण यहाँ से निकलेंगे और इस पुष्प पे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी। लेकिन स्वयुग्मन में एक ही पुष्प होगा, इसी के परागण निकलकर इसी के आएंगे, इसी की वर्तिका आकर पे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्वपरागण कब होगा? जब पुष्प कैसा हो? द्विलिंगी। कैसा हो? द्विलिंगी। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नर और मादा दोनों होने चाहिए, तभी तो उसको अपन स्व बोलते हैं, यानी अपना बोलते हैं। अगर परपरागण में क्या हो जाता है? एक लिंगी हो जाता है पौधा, यानी उसमें या तो नर है या मादा है, तभी उसको दूसरे के परागणों की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, जब तक पौधा कैसा रहेगा? द्विलिंगी, तो उसमें कौन सा परागण होगा? स्वपरागण। जब तक कोई आनुवांशिक बाधा या कोई अन्य कारण ना आ जाए तब तक परागण कौन सा चलता रहेगा? स्वपरागण चलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्वपरागण के जो अनुकूलन है कि क्या क्या शर्तें हैं कि स्वपरागण होना चाहिए, किस कंडीशन में स्वपरागण होता है, तो उसके लिए अपन अनुकूलन पढ़ेंगे। जो 3 अनुकूलन है, ठीक है, उसके 3 अनुकूलन है, स्वपरागण के 3 अनुकूलन है। ठीक है, तो अनुकूलन पढ़ेंगे, स्वपरागण है तो अनुकूलन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे परपरागण और परपरागण के अनुकूलन और उसकी विधियां कि परपरागण किस किस के माध्यम से होता है। क्योंकि परपरागण में हमेशा पौधा कैसा होगा? एक लिंगी होगा। कैसा होगा? पुष्प कैसा होगा? एक लिंगी। इसलिए उसको दूसरे के परागणों की क्या होगी? आवश्यकता। तो उसका माध्यम जैसे हवा के द्वारा उड़कर भी क्या सकते हैं? परागण दूसरे पौधे पे पहुंच जाते हैं। कई बार कीट लेके जाते हैं, एक पुष्प से बैठ कर दूसरे पर जाते हैं। ठीक है, और कई बार जल से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको परपरागण और इसके स्वपरागण के अनुकूलन नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।